तू बड़ा या मैं बड़ा ये तो वक्त ही बतलाएगा। तू बड़ा या मैं बड़ा ये तो वक्त ही बतलाएगा। तुझे पता न मुझे पता कब किसका वक्त आएगा। जी हाँ दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड के बारे में जाना था, ठीक है, जो कि कौन से बुक का, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो बुक है उसी में फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इंडिपेंडेंस, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, जो फर्स्ट चैप्टर है उसी में हम लोगों ने फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ा था, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि कैसे इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत ही हाई था, यानी कि पूरे वर्ल्ड में इंडिया रूल करता था, डोमिनेट करता था इस सेक्टर में, ठीक है। यानी कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड का कंडीशन ब्रिटिशर्स के आने से पहले बहुत ही अच्छा था, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद, यानी कि जब से कॉलोनियल पीरियड जिसकी शुरुआत हुई, उसके बाद से इंडिया का कंडीशन बहुत ही खराब होते चला गया। इंडिया अब मात्र एक्सपोर्टर बनकर रह चुका था किस चीज का, प्राइमरी प्रोडक्ट्स का, और इंपोर्टर बनकर रह चुका था किस चीज का, फिनिश प्रोडक्ट्स का, जो कि बेसिकली कहां से, ब्रिटेन से या अलग देशों से आया करती थी। तो किसी को भी नहीं पता कब किसका वक्त आएगा। हाँ, ये बात है, जो अभी प्रेजेंट में जो ट्रेंड में चल रहा है हो सकता है पास्ट फ्यूचर में जाकर वो ट्रेंड में ना चले, इसलिए कभी भी घबराना नहीं है और आगे बढ़ते जाना है। अब इस वीडियो में हम लोग उससे, यानी कि जहां तक पिछले वीडियो में लोग पढ़े थे उससे आगे पढ़ेंगे कुछ अलग ही स्टाइल में, ठीक है। यानी कि हम लोग फॉरेन ट्रेड के बारे में कहां तक बढ़ चुके थे, यहां तक हम लोग फॉरेन ट्रेड के बारे में यहाँ तक पढ़ चुके थे। जो ये बॉक्स वाला जो पार्ट है, शायद नहीं दिख रहा होगा, अभी कलर चेंज कर देते हैं अब तब दिखेगा। हाँ, एक मिनट, जो यहाँ तक है बॉक्स वाला पार्ट, वहां तक हम लोग पढ़ चुके थे। अब आज हम लोग पढ़ेंगे कहाँ से, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, यहाँ से आज से हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। तो ये देख लीजिए बुक, क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। डेमोग्राफिक कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, और यानी कि फॉरेन ट्रेड का जो लेस बचा हुआ पार्ट है उसे पढ़ेंगे, और डेमोग्राफिक कंडीशन जो है हम लोग इस वीडियो में उसे भी कवर करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं हमारी वीडियो की शुरुआत। तो हम लोग फॉरेन ट्रेड में करने जा रहे हैं शुरुआत, जो कि जहां से पिछले वीडियो में छोड़े थे वहीं से करते हैं इसकी शुरुआत। तो फॉरेन ट्रेड का बात किया जाए तो जब इसका कैरेक्टरिस्टिक्स निकल कर आया फॉरेन ट्रेड का, यानी कि जब ट्रेड हो रहा था, इंडिया के लोग जब ट्रेड कर रहे थे दूसरे देशों से, ठीक है, तब उसका जब कैरेक्टरिस्टिक्स निकलते हैं, यानी कि उसका जो रिजल्ट क्या निकल कर आया कि जो वहां पर क्या था कि एक्सपोर्ट सरप्लस का जनरेशन जो था वो ज्यादा था। यानी कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये था कि एक्सपोर्ट जो था वो ज्यादा था, किससे, इंपोर्ट से। यानी कि ये तो हमारे लिए अच्छी बात होगी। कैसे अच्छी बात, इसलिए हो गई कि मान लीजिए हम लोग अपने देश में, कुछ लोग जो थे उस समय अपने देश में जो है फैक्ट्री को एस्टैब्लिश किए। फैक्ट्री को एस्टैब्लिश करने के बाद उसका जो प्रोडक्शन किए, प्रोडक्शन करने के बाद जो प्रोडक्ट निकल कर आया उसे लोग जो है बहुत ही ज्यादा अमाउंट में दूसरे देशों में सप्लाई कर रहे हैं। यानी कि कंपनी का तो प्रॉफिट होना ही चाहिए, ठीक है, जाहिर सी बात है, होना ही चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम क्या था, प्रॉब्लम ये था कि प्रॉफिट तो हो ही रहा था, लेकिन उस प्रॉफिट का यूज भी सही जगह तो होना चाहिए ना। अगर उस प्रॉफिट का यूज सही जगह होगा ही नहीं तो प्रॉफिट कौन काम का, किसी काम का है, किसी काम का नहीं है। वही हाल उस समय था, यानी कि एक्सपोर्ट सरप्लस तो था, यानी कि जो भी प्रोडक्ट्स जो है उसे दूसरे देशों में भेजा तो जा रहा है, लेकिन उस प्रोडक्ट से जो प्रॉफिट हो रहा है उन प्रॉफिट लोगों को नहीं मिल रहा था, और मिल भी रहा था तो उसका यूज जो है लोग क्यों कहां पर कर रहे थे, वैसे चीजों पर कर रहे थे जो कि उन्हें जीवन जीने के लिए जरूरी है। यानी कि प्रॉफिट तो मिला लेकिन इतना नहीं मिला कि उनका लाइफ स्टाइल ही बदल जाए। पहले हम लोग ये देखते हैं कि उनका यूज जो है लोग कहां पर कर रहे थे। तो उनका यूज जो है, यानी कि जो भी प्रॉफिट हुआ उसका यूज होता था कहां पर, वार के खर्चों पर। यानी कि वार कहीं लड़ी जा रही है तो ब्रिटिशर जो है जो भी प्रॉफिट है उसका तो प्रॉफिट अपना ले लिए, और उसका यूज जो है जहां लड़ाई लड़ रहे हैं वहां पर करते थे। और प्रॉफिट ये नहीं कि जबरदस्ती ले लिया, आए हम आपसे ले लिया प्रॉफिट, का प्रॉफिट हुआ आपको जो प्रॉफिट हुआ उसे मुझे वापस दीजिए। ब्रिटिश ऐसा काम नहीं करते थे, बल्कि वो लोग क्या करते थे, कुछ ऐसा पॉलिसी लिया है, जैसे में जमींदारी सिस्टम लोगों ने पिछली बार पढ़ा था, रेतवाड़ी सिस्टम पिछली बार पढ़ा था पिछले की क्लासों में, ऐसा पॉलिसी लिया है, उन पॉलिसी से टैक्स जो है बढ़ा दिए, और वही लोगों का जो प्रॉफिट हुआ वो टैक्स को ही पे करने में ही चला जाता था, ठीक है। तो लोग जो है प्रॉफिट तो दे दिए किसको, ब्रिटिशर्स को, और ब्रिटिशर्स यूज कहां पर कर रहे हैं, अपना
वार के खर्चों पर, या टू मेंटेन द ऑफिशियल एक्सपेंसेस इन ब्रिटेन, यानी कि ब्रिटेन में जो भी ऑफिस जो एस्टैब्लिश किए हैं ब्रिटिशर्स ने, उसका जो खर्चा भी तो चलना ही चाहिए। अब मान लीजिए आप स्कूल ही बना दिए, स्कूल में आप फैसिलिटी दे ही नहीं रहे, तो क्या कोई टीचर पढ़ाने आपके यहाँ आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। या कोई स्टूडेंट आपके यहाँ पढ़ने आएगा? बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो वही बात है, फैसिलिटी को देने के लिए क्या चाहिए? विटामिन एम चाहिए, यानी कि मनी चाहिए। और वो मनी वो लोग कहाँ से यूज कर रहे थे? यानी कि यहाँ पर स्कूल की बात हो गई, लेकिन वहां पर ब्रिटेन में ब्रिटिशर्स का जो ऑफिस है उसका बात हो गई, और उसको मेंटेन करने के लिए जो मनी चाहिए वो लोग इन्हीं सब प्रॉफिट से, मतलब प्रॉफिट से एज अ टैक्स के रूप में लेते थे, और फिर अपना जो काम है वो करते थे। फिर पे ऑन द इंपोर्ट ऑफ बेसिक कम्युनिटीज, जैसे में फूड ग्रेन्स हो गया, क्लॉथ्स हो गया और किरोसिन हो गया। यानी कि हम लोग पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं कि लोग जो है एग्रीकल्चर सेक्टर में लोगों का हाल पूरा बेहाल हो गया था। यानी कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा बहुत ही अच्छा था, लोग जो है एग्रीकल्चर परफॉर्म करते थे और उसमें जो है ज्यादा उन्हें कुछ टैक्स पे करना नहीं पड़ता था। लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद बहुत सारा लैंड सेटलमेंट सिस्टम लाया गया, जैसे मेरठवाड़ी सिस्टम हो गया, महलवाड़ी सिस्टम हो गया, इन सब सिस्टम्स लाया गया, जिसके कारण क्या हुआ कि लोगों का जो है खेती करने में जो बेनिफिट मिलता था वो बेनिफिट उन्हें अब नहीं मिल रहा था, अब उन्हें नुकसान हो रहा था। और इसीलिए लोग जो है अपने बेसिक कमोडिटीज को इंपोर्ट कर रहे थे अलग अलग देशों से, जैसे में हो गया क्या क्या, जैसे में हो गया क्लॉथ्स हो गया, किरोसिन हो गया। ऐसे तो किरोसिन यहाँ पर मिलता ही नहीं है, लेकिन क्लॉथ जो है हमारा हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री पहले बहुत ही अच्छा था, लेकिन अब वो अच्छा रहा ही नहीं, और इसीलिए लोग जो है इसे इंपोर्ट करने लगे क्लॉथ को। कहाँ से? दूसरे देशों से। साथ साथ वो चीप भी मिलता था, सस्ता भी मिलता था, इसलिए लोग जो है उसे प्रेफर करने लगे। फिर फूड ग्रेन्स हो गया, यानी कि बेस फूड ग्रेन्स में क्या हो गया? इंपॉर्टेंट क्रॉप्स हो गया, ठीक है, जिससे लोग जो है दूसरे कंट्री से इंपोर्ट करने लगे। यानी कि पूरा समरी देखा जाए फॉरेन ट्रेड में जो हम लोग पढ़े थे, उससे यही निकल कर आता है कि बिफोर ब्रिटिशर्स अराइवल इंडिया वाज ऑन टॉप इन फॉरेन ट्रेड। यानी कि इंडिया का कंडीशन कैसा था? बहुत ही अच्छा था ब्रिटिशर्स के आने से पहले, यानी कि एट द टॉप मोस्ट लेवल था। लेकिन ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड इंडियाज एक्सपोर्ट ऑफ प्राइमरी गुड्स इंक्रीज while became importer of finished products। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले हम लोग बहुत ही टॉप लेवल पर थे, लेकिन ब्रिटिशर्स के आने के बाद उन्होंने कुछ ऐसा पॉलिसीज लाया, कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन आया जो कि इंडिया को मात्र एक प्राइमरी एक्सपोर्टर बनाकर रख चुका था। किस चीज का? प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। और इंपोर्टर बना के रख चुका था किस चीज का? फिनिश प्रोडक्ट्स का, ठीक है। यानी कि एक तरह से अपना ये मार्केट ब्रिटिशर्स खोज रहे थे, हमारे कंट्री को तरह से मार्केट के रूप में देख रहे थे, ठीक है। और इसीलिए हमारा जो कंट्री है वो एक मार्केट बनकर रह गया वहां के लोगों के लिए, ठीक। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। अब आगे यहाँ पर क्या दिया गया है कि एक्सपोर्ट सरप्लस जो था वो हाई हो गया था, लेकिन उसका यूज सही जगह पर नहीं हो रहा था। उसका यूज कहां पर हो रहा था? उसका इट वाज यूज्ड टू मीट अदर एक्सपेंसेस, ठीक है। यानी कि जो भी अलग अलग खर्चा है वहां पर लोग जो है, लोग नहीं, ब्रिटिशर्स बेसिकली इसे यूज कर रहे थे। अब कंक्लूजन पूरा निकल कर आए, देखा जाता है कंक्लूजन क्या निकल कर आता है, तो देखा जाता है कंक्लूजन यही निकल कर आता है, यानी कि ब्रिटिशर्स हैड यूज्ड इंडियंस फॉर देयर ओन डेवलपमेंट, ठीक है। ब्रिटिशर्स ने इंडियंस को यूज किया है किस चीज के लिए? वो अपना डेवलपमेंट के लिए। दे हैड इवन डिस्ट्रॉयड द वेल सेट ट्रेड ऑफ कमोडिटीज, यानी कि उन्होंने जो वेल सेट ट्रेड जो पहले था उसे भी डिस्ट्रॉय करके रख चुके थे। एक बहुत ही अच्छी कहावत है, छोटी सी है, कि उम्र छोटी है तो क्या, उम्र छोटी है तो क्या, जिंदगी का हर एक मंजर देखा है, फरेबी मुस्कुराहटें देखी हैं और बगल में खंजर भी देखा है। यानी कि बिल्कुल सही बात है कि ब्रिटिशर्स ने हंसते हंसते आए हैं और हमारे कंट्री को गुलाम बनाकर, और बनाने के साथ साथ यहाँ के जो लोगों था उन्हें यूज करके भी और चले गए, ठीक है। किस रूप में? अपने बेनिफिट के लिए। वही बात यहाँ पर बताया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, जो कि क्या है? डेमोग्राफिक कंडीशंस, ठीक है। अब डेमोग्राफिक कंडीशन कहने का मतलब क्या? तो डेमोग्राफिक कंडीशन कहने का मतलब यही है कि कैसे जो हिस्टोरिकल शिफ्ट हुआ है पॉपुलेशन का, कैसे जो हिस्टोरिकल यहाँ डेमोग्राफिक कंडीशन की बात की जा रही है। यानी कि
डेमोग्राफिक कंडीशन कहने का मतलब ये है कि बहुत ही मतलब पॉपुलेशन का जो करैक्टरिस्टिक्स है ना, उसे ही डेमोग्राफिक कंडीशन कहा गया है। ठीक है, अब पॉपुलेशन का करैक्टरिस्टिक्स क्या क्या हो सकता है या क्या क्या होता है, तो पॉपुलेशन का करैक्टरिस्टिक्स होता है जैसे में एज हो गया, जेंडर हो गया, इथनिसिटी हो गया, एजुकेशन हो गया, जॉब स्टेटस हो गया, मतलब कितना लोग ऐसे हैं जिनका एज 15 से लेके 60 के बीच में, कितने लोग ऐसे हैं जो कि मेल है और कितने ऐसे हैं जो कि फीमेल है, कितने ऐसे हैं कि जो कि इस पार्टिकुलर रिलीजन से आते हैं या इस कास्ट से आते हैं, और कितने ऐसे हैं जो कि अलग कास्ट से आते हैं। ठीक है, कितने ऐसे लोग हैं जो कि एजुकेटेड है और कितने ऐसे लोग हैं जो कि एजुकेटेड नहीं है। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया किस का, पॉपुलेशन का। तो वही बहुत सारे मतलब अलग अलग तरह का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी को ही डेमोग्राफिक कंडीशन कहते हैं। अब देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात बताना चाहता हूं मैं कि आप लोग कभी भी लाल पीला हरा के चक्कर में मत पड़िएगा, क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंट मैंने देखा है अभी हाल ही में कुछ दिन पहले कि एक देखा कि एक बहुत ही अच्छा लड़का था। ठीक है, बहुत ही अच्छा लड़का था, कपड़ा अच्छा खासा पहने हुए था, व्हाइट कलर का शर्ट पहने हुए था। अब जैसे ही मतलब होता है ना, गर्ल्स को देखा, डिस्ट्रैक्टेड हुआ, लेकिन देखने के बाद सोचा क्या, कुछ स्टंट मारते हैं। बेचारा स्टंट मारने तो गया, गाड़ी चला रहा था, स्टंट मारने गया, ऐसा ना स्टंट मारा कि बेचारा गाड़ी गिर कर और सीधा चला गया नाली में। यानी कि जो कपड़ा व्हाइट था वो कैसा बन गया, पूरा काला का काला बन गया। और जो भी उसे देखता है तो हमेशा यही बोलता है क्या कि देखो भाई, उसके चक्कर में बेचारा ये इसका हाल भी हाल हो गया। इसलिए कभी भी ऐसा एक्शन मत लीजिएगा जो कि आपके लिए हानिकारक हो। जैसे है वैसे रहिए और उसी तरह से आगे बढ़िए और आगे बढ़ते रहिए। बिना मतलब का कुछ बदलाव नहीं कीजिएगा। अगर कुछ बदलाव करिएगा और उसमें सफल नहीं होइएगा तो जाहिर सी बात है आपका लोग मजाक उड़ाएंगे। लेकिन बदलाव मतलब ऐसे क्षेत्र में ना करिएगा जो कि आपके लिए हानिकारक हो। अगर आपको अच्छे क्षेत्र में बदलाव करना है, मतलब बदलाव भी करना था किस सेंस में, गुड सेंस में, तो आप कर सकते हैं। उसके लिए लोग कुछ बोले उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गंदे क्षेत्र में नहीं, मतलब कि ऐसा क्षेत्र में बदलाव नहीं करिए जो कि आपके लिए हानिकारक साबित हो जाए। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यानी कि डिटेल्स अबाउट द मतलब पॉपुलेशन का जो है पहला डिटेल्स लिया गया कब, ब्रिटिशर्स के समय में, तो वो लिया गया 1881 में एक सेंसस हुआ था। उसी के थ्रू पॉपुलेशन के बारे में जानकारी ली गई, मालूम किया गया कि आखिर जो है कितने लोग यहाँ पर एजुकेटेड है, कितने लोग एजुकेटेड नहीं है, कितने लोग कौन से जेंडर से आते हैं, कितने लोग कौन से जेंडर से नहीं आते हैं, कितने लोग जॉब करते हैं, कितने लोग जॉब नहीं करते हैं। ठीक है, एजुकेशन कितना है कितना नहीं, यानी कि लिटरेसी लेवल कितना था लोगों का, उसे भी जानना गया कब, पहला सेंसस हुआ 1881 में। ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं। इसमें यह बताया जा रहा है कि जो पॉपुलेशन का जो सेंसस लिया गया था 1881 में, उससे यह निकल कर आया है कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ था ना, वहां अनइवननेस था। यानी कि एक इवन यानी कि सामान्य तौर पर पॉपुलेशन का ग्रोथ नहीं हो रहा था। ठीक है, पॉपुलेशन का ग्रोथ जो हो रहा था वो असामान्य तौर पर ग्रोथ हो रहा था। यानी कि पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही तेजी से तरह से कहा जा सके कि बढ़ता जा रहा था या कम होते जा रहा था। कहीं का पॉपुलेशन बढ़ ही रहा है बहुत ज्यादा, तो कहीं का पॉपुलेशन बहुत ही ज्यादा कम ही हो रहा है। यही एक अनइवननेस देखने को मिला था पॉपुलेशन के ग्रोथ में। और हर एक 10 साल बाद वो सेंसस जो है उसे लिया जा रहा था, कैरी आउट किया जा रहा था। ठीक है, यानी कि पॉपुलेशन के बारे में जानकारी हर एक 10 साल बाद ली जा रही थी ब्रिटिशर्स के द्वारा। अब बात आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में, जो कि आपको कहां दिया गया है, जो कि आपको दिया गया है डेमोग्राफिक कंडीशन में ही। ठीक है, उसमें डेमोग्राफिक ट्रांजिशन के बारे में बताया गया है। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन पहले होता क्या है वो समझ लीजिए। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन उसे कहते हैं जो कि एक्सप्रेस करता है शिफ्ट होता है, हिस्टोरिकल शिफ्ट, जो कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट में। ठीक है, उसी को कहते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यानी कि एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड ऑफ डिक्लाइनिंग बर्थ एंड डेथ रेट्स विच रिजल्टिंग चेंज इन द एज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन। यानी कि जो बर्थ रेट और डेथ रेट जो कि पहले बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, ठीक है,
बहुत ही ज्यादा हुआ करता था, अब वो जो है धीरे 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 कम होते आ रहा है। वो कैसे कम होते आ रहा है? वो ऐसे कम होते आ रहा है कि पहले जो है उतना अच्छा टेक्नोलॉजी नहीं था, ठीक है, उतने ज्यादा लोगों के पास एजुकेशन नहीं था, पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज बहुत ही खराब था, सैनिटेशन प्रॉब्लम भी था, लेकिन धीरे धीरे टेक्नोलॉजी का एडवांस होते गया और ये सब चीजें जैसे कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज हो गया, फिर सैनिटेशन प्रॉब्लम हो गया, ये सब धीरे धीरे सॉर्ट आउट होते चला गया। और एक जो ट्रांजिशन है, एक शिफ्ट है किस चीज का, जो हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट का, वो धीरे 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 कम होते चला आया। उसी को बोला गया क्या? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो बिफोर 1921 इंडिया वाज इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, यानी कि क्या 1921 से पहले यानी 1921 से पहले इंडिया जो है फर्स्ट स्टेज में था किस का? डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का, यानी कि उस समय इंडिया का बर्थ रेट भी बहुत ही ज्यादा था 1921 से पहले, और डेथ रेट भी था वो बहुत ही ज्यादा था, लेकिन वही पॉपुलेशन का ग्रोथ का बात किया तो पॉपुलेशन का ग्रोथ बहुत ही कम था, ठीक है। ये कब का बात हो गया? ये बात हो गया 1921 से पहले, लेकिन वही जो है सेकेंड स्टेज आया है इंडिया का डेमोग्राफिक कंडीशन का, वो कब है? 1921 के बाद, जहां पर देखने को ये मिला कि बर्थ रेट जो है वो तो हाई तो है, लेकिन डेथ रेट जो है वो कम है, यानी कि पॉपुलेशन का ग्रोथ जो है वो धीरे धीरे हो रहा था। यानी कि यहाँ पे ये भी बताया गया है कि बट द रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ वाज नॉट वेरी हाई, यानी कि धीरे धीरे जो है चीजें जो है वो सही हो रही थी, अभी भी पूरी तरह से सही नहीं हुई थी, लेकिन पहले से कंडीशन कुछ बेहतर थी। कब? 1921 के बाद। 1921 के जो पहले जो कंडीशन था पॉपुलेशन का बहुत ही खराब था, लेकिन कुछ हद तक सही हुआ 1921 के बाद, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग कुछ थोड़ा टर्म्स है, की टर्म्स है, उसे देख लेते हैं ताकि आगे जो पढ़ने वाले हम लोग जो चीजें हैं वो अच्छी तरह से समझ में आए। पहला बात आता है मोर्टेलिटी रेट का। मोर्टेलिटी रेट किसे कहते हैं? तो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ डेथ्स इन द ईयर टू द एवरेज टोटल पॉपुलेशन ऑफ द ईयर, यानी कि किस चीज का रेशियो, जो भी लोग जो है मरे हैं, ठीक है, उनका नंबर का रेशियो किस चीज में कंपेयर करेंगे? उसमें टोटल पॉपुलेशन यानी कि एवरेज टोटल पॉपुलेशन, यानी कि नंबर ऑफ डेथ ऊपर और फिर नीचे एवरेज टोटल पॉपुलेशन रखेंगे, तो जो भी रेशियो निकल कर आएगा उसे ही कहेंगे क्या? मोर्टेलिटी रेट। अब बात करते हैं हम लोग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का, यानी कि द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डेट्स बिफोर देयर फर्स्ट बर्थडे पर 1000 लाइव बर्ड्स, या उसे ही बोलते हैं क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यानी कि जितने बच्चे जो हैं जिनका फर्स्ट बर्थडे भी नहीं आया है, उससे पहले ही वो लोग मर चुके हैं, किसके कंपैरिजन में? हर एक 100 लाइव बर्ड्स के कंपैरिजन में, तो उसे ही बोलेंगे क्या? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। अब आते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी के बारे में। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि इतना साल तक जो है कोई एक पर्सन जो है वो जी सकता है, यानी कि 60 साल, 70 साल, 80 इयर्स, 19 इयर्स, 50 इयर्स, जितना भी साल हो उतना साल तक जो एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लोग जो है जी सकते हैं, उससे ही बोला जाता है क्या? लाइफ एक्सपेक्टेंसी। अब हम लोग समझते हैं पॉपुलेशन का स्टेट कैसा था कॉलोनियल पीरियड में, उस समय लोगों का हाल कैसा था, वो चीज हम लोग समझते हैं, यानी कि उसका लोगों का कंडीशन कैसा था, उसे हम लोग जानने का काम करते हैं, ठीक है। चलो चलिए जानते हैं। पहला क्या था? लिटरेसी रेट वाज लेस देन 16%। ओ माय गॉड, यही तो प्रॉब्लम था। क्या? लिटरेसी रेट जो है, यानी कि लोग जो है बहुत ही कम पढ़े हुए थे, मतलब 16% पॉपुलेशन जो थी इंडिया का उस समय जो कि पढ़े हुए थे, और उसमें से भी मात्र 7% फीमेल ही थे जो कि पढ़े हुए थे, ठीक है, यानी कि जिन्हें नॉलेज था सभी चीजों के बारे में। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज वेर अनअवेलेबल टू लार्ज पॉपुलेशन, इफ अवेलेबल देन इन एडुक्वेट अमाउंट, यानी कि पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज जो है बिल्कुल ही लोगों के पास अवेलेबल नहीं था, लोगों के पास था ही नहीं, हेल्थ फैसिलिटीज वहां पर था ही नहीं, और अगर था भी तो उन लोगों के पास था, और था भी तो बहुत ही कम लोगों के पास था, ठीक है, और जब होता भी अवेलेबल होता भी जो भी कम मात्रा में अवेलेबल कराया जाता था उस समय, ठीक है। फिर एयरबॉर्न डिजीजेस जो था वो भी फैल रहा था उस समय, ठीक है, यानी कि बीमारी वाला भी प्रॉब्लम था, और फिर मोर्टेलिटी रेट जो था वो भी ज्यादा था, ठीक। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो था वो भी ज्यादा था, यानी कि जितना भी 1000 बच्चा
मतलब जितना ही बच्चा जन्म ले रहा है, हर एक 1000 बच्चा जो जन्म ले रहा है उसमें से लगभग 218 बच्चा जो है, जी हाँ 218 बच्चा जो है वो मर जा रहा है। यानी कि जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है वो भी क्या है, वो भी बहुत ही ज्यादा था। ठीक, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो था वो भी बहुत ही कम था। यानी कि लगभग वहां पर उस समय ऐसा माना जाता था कि कोई भी एक ह्यूमन जो है वो लगभग 44 सालों तक ही जी सकता है, उससे आगे जी नहीं सकता। जो कि अभी कितना है लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, तो अभी है 69 ईयर्स, लेकिन उस समय जो था वो बहुत ही कम था। ठीक है, और पोवर्टी भी बहुत ही ज्यादा था। लोगों को खाने के लिए खाना भी नहीं मिल पा रहा था सही से, लोग भूखे प्यास से मर रहे थे। उस समय ना लोगों को धर्म समझ में आ रहा था, नहीं कुछ भी नहीं कास्ट समझ में आ रहा था। लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। अब जाहिर सी बात है, वो राम की खिचड़ी भी खाता है और रहीम की खीर भी खाता है। वो राम की खिचड़ी भी खाता है और रहीम की खीर भी खाता है। वो भूखा है जनाब, उसे कहाँ मजहब समझ आता है। अब जो भाई भूखा है उसे सच में कोई मजहब समझ में आएगा, कोई धर्म समझ में आएगा? जाहिर सी बात है नहीं समझ में आएगा। लोगों का मतलब एक ओवरऑल देखा जाए, कंक्लूजन निकाला जाए तो नो डाउट द स्टेट ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ आवर कंट्री वाज द वर्स्ट। यानी कि उस समय हमारे कंट्री का जो पॉपुलेशन जो था वो कैसा था, बहुत ही खराब था। वेरी सैड, सो सैड। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे।